हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है PS निर्वाण चैनल में। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो EPFO की जो डिपार्टमेंट के जो UPSC के थ्रू आने वाली है वैकेंसी APFC की, तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो उसके लिए ऑफिसर, उसके लिए मैं ये जो क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि अपना जो EPFO में जो लेबर लॉ था सेम वही लेबर लॉ इसमें भी है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वह मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस है। तब सबसे पहले उसकी जो अपन पहली क्लास अपन शुरू कर रहे हैं, तो उसमें है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेबर लॉ में। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो जो एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, यानी कि जो एस्टिब्लिश हुआ था ये 1948 को हुआ था। तो उसके बाद ये जो लागू कब हुआ, ये तो 15 मार्च 1948 को ये अस्तित्व में आया था। और तो जो इसको जो लैंडमार्क, यानी कि इसको एक और नाम दिया गया था लैंडमार्क, तो वो किसने कहा था? वो था नेशनल कमीशन ने इसको लैंडमार्क कहा था। फिर दूसरा ये जो है इसको, इसकी जो अथॉरिटी है वो है लेबर कमिश्नर, यानी कि लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के लिए एक्ट बनाया गया था और अथॉरिटी है इसकी लेबर कमिश्नर। और इसको नेशनल कमीशन जो है अपना, उसने इसको लैंडमार्क कहा था। ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि नेशनल कमीशन ने मिनिमम वेजेस एक्ट को अन्य किस नाम से पुकारा या फिर कहा, तो वो लैंडमार्क कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चीज़ और बोली थी, वो क्या बोली थी वो अपन अब देखते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि इसमें बियर मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि जो वेजेज है उसका मिनिमम एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप किसी से मजदूरी करवा रहे हो और उसको मजदूरी 100 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, 1000 रुपया, ऐसे नहीं है। किसी काम के लिए एक जो मिनिमम वेजेज है वो लिमिट की होनी चाहिए, ऐसे नहीं है मनमानी मजदूरी उसे दे दी अपन ने, उसका शोषण कर लिया। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जो गवर्नमेंट भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जो मज़दूरों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। उनको बुला लिया जाता था अब तो कि 200 रुपये पर दिन आपको मजदूरी दी जाएगी, जबकि वो 200 रुपये पूरे नहीं देते थे। तो वो किस तरह से करते थे उनके साथ, जैसे उनको 100 रुपये दे दिए मजदूरी के, पूरे दिन काम करवाया उनसे, 8 8 9 9 10 घंटे उनसे काम करवा लिया। उसके बाद उनको बोल दिया गया कि आपके जो 100 रुपये थे उसमें से आपने आपको यहाँ तक लेके आए हैं गाड़ी में, आप वापस छोड़ने जाएंगे तो वो 100 रुपये उसमें से काट लिए गए हैं। आपको पीने के लिए पानी भी दिया है, चाय भी दी है, तो वो उसमें काट लिए हैं। तो इस तरह से मज़दूरों का शोषण होता था। तो इसके लिए फिर ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट बनाया गया। अब इसमें क्या था कि एक केस भी चला था, तो जो केरला स्टेट के साथ हुआ था 1962 में। तो ये पूछा भी जा सकता है कि मिनिमम वेजेज एक्ट को लेकर किस स्टेट के साथ ये केस हुआ था। तो ये हुआ था कि केरला स्टेट के साथ 1962 में। मिनिमम वेजेज एक्ट जो है उसका जो ये फिक्सेशन जो किया इंडिया में, वो अपन देखते हैं। इसका जो फिक्सेशन है वो शेड्यूल 2 में आता है। शेड्यूल 2 में जो एम्प्लॉयमेंट गिवन के नाम से भी जाना जा सकता है इसको, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो फिक्सेशन जो किया है मिनिमम वेजेज एक्ट, वो शेड्यूल 2 में। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ इसके जो सेक्शन हैं और इसकी जो धारा हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो प्लीज़ उन सेक्शन और धारा को याद रखना है अपन को। उसकी मैं ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा साथ साथ में कि किस तरह से आप उनको चीज़ों को लिंक करके पढ़ सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी चीज़ का शॉर्ट नहीं है। आप ये सोचते हो कि मैं किसी चीज़ को शॉर्ट कर लूँ और मैं पढ़ लूँ, उसमें शॉर्टकट मार लूँगा। शॉर्टकट अगर मारोगे तो भैया ज़िंदगी में फिर शॉर्टकट ही मारते रह जाओगे, कहीं नहीं पहुँचोगे आप। ट्रिक का मतलब ये है, आप उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ को किसी तरह से लिंक कर लो, बस यही है ट्रिक का मतलब। बाकी ये नहीं कि आप एकदम ही शॉर्ट मार दो, नहीं, आपको करना पड़ेगा सब कुछ ही। तो उसकी मैं ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, अगर आप अपने हिसाब से जैसे उसको सेट करना चाहो कर सकते हो, और मैं जो बताऊंगा वो भी आप रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं शेड्यूल 2 में उसका एम्प्लॉयमेंट गिवन है।
अब शेड्यूल 2 में आप इसको कैसे याद रखोगे? शेड्यूल 2, अब शेड्यूल 2 रखा है इसका नाम वेजेज मिनिमम वेजेज एक्ट को एम्प्लॉयमेंट गिवन, तो वो है, यानी कि एक तो अपन मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक है स्टेट गवर्नमेंट, तो ये दोनों भाई हो गए, ठीक है, तो दोनों भाई हो गए, तो शेड्यूल 2 जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा, यानी कि मिनिमम वेजेज एक्ट एम्प्लॉयमेंट गिवन, यानी कि दोनों भाई हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसको नियमों को और स्टेट गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि बड़ा भाई बनाएगा और छोटा भाई उसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह से अपन उसे याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपन। अब उसमें जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपन देखते हैं क्या है। तो जो इसमें ये लिखा है कि जो एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है उसका सेक्शन दिया गया है 2B। तो 2B अपन बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि एप्रोप्रिएट आपके माइंड में आ रहा होगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या चीज़ है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वह गवर्नमेंट जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता रखती हो। अब ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो गई, तो वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, रेलवे की जॉब हो गई, माइंस की जो जॉब है, ऑयल फील्ड की जो जॉब है, यहाँ पे है जो मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होता है वहाँ पे वो शेड्यूल एम्प्लॉय होगा। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो वहाँ पे जो ये रूल लागू होगा, यानी कि वो उसे मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू एक मिनिमम वेजेस देने की क्षमता रखते हो, तो वो है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अब जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो आएगी 2B में। अब 2B अपन इसको कैसे याद रखेंगे वही मैं आपको बता देता हूँ कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेक्शन 2B में है। तो एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। अब ये दोनों भाई थे, दो को तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि शेड्यूल 2 में एम्प्लॉयमेंट गिवन है, तो दो तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, दो आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बताया था कि ये दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई हैं तो उन्होंने कहा अपन भाई का भी सिंबल साथ में लगाएंगे, तो उन्होंने 2B ये इसका सेक्शन है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपन कैसे याद रखेंगे कि दो भाई हैं और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो इन्होंने दोनों भाई हैं तो भाई का सिंबल भी साथ में लगा लिया, तो 2B आ गया इसका। शेड्यूल इसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया। अब शेड्यूल में क्या है, सेक्शन 2 में है ये है कि शेड्यूल इम्प्लीमेंट बाई स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया था स्टेट गवर्नमेंट उसे लागू करेगी। तो ये सेक्शन 2 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और दोनों भाई हैं, तो इसको ये स्टेट गवर्नमेंट इसे लागू करेगी। अब देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है, आपको एम्प्लॉय तो बता दिया कि एम्प्लॉय होगा कौन। अब जो एम्प्लॉय है वो सेक्शन 2I में है। अब 2B में तो कौन था? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और 2 में एम्प्लॉयमेंट गिवन। तो 2I, अब 2I को आप कैसे रखोगे पहले अपन देख लेते हैं कि एम्प्लॉय कौन होगा। एम्प्लॉय जिसको हायर करे, यानी कि जॉब के लिए अपन ने जिसको हायर किया है काम के लिए, वो एम्प्लॉय होगा। जो स्किल वाला भी हो सकता है, अपन को अगर किसी स्किल वाला बंदा चाहिए तो वो स्किल वाला हायर करेंगे। कोई ऐसा काम हो जो नॉन स्किल वाला भी कर सकता है तो नॉन स्किल के लिए हायर करेंगे बंदे को। एक होता है मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क में कुछ भी हो सकता है, जैसे तो मशीनरी वर्क हो गया, एक मैनेजमेंट वर्क हो गया। मैनुअल वर्क में आप उससे जैसे ऑफिस का काम भी करवा सकते हो, या फिर उसे ट्रांसपोर्ट काम के लिए भी आप बोल दो, इस तरह से वो मैनुअल वर्क हो गया। मैनुअल वर्क एक वैसे भी हो सकता है जैसे आप किसी ऑफिस का जो कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, लिखना वगैरह है, कुछ फाइलें वगैरह सबमिट करनी है, तो उनको वो मैनुअली करे, यानी कि वो मशीनरी काम नहीं करे, वो खुद ही काम करे, तो वो मैनुअली वर्क है। दूसरा है क्लेरिकल वर्क। क्लेरिकल में आप जानते हो जैसे ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे फाइलें सेंड करना है, मेल करना है, उनका सैलरी वगैरह बनाना है, तो
तो क्लेरिकल वर्क हो गया। दूसरा है आउट वर्क। इसमें जो आउट वर्क का मतलब है कि शॉर्ट टाइम के लिए आपने किसी को हायर किया, उसको बोल दिया कि भैया ये काम है और इतने घंटे आपको काम करना है, तो मैं आपको इतना रुपया दूंगा, बस इसके बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो वो शॉर्ट टाइम के लिए हायर किया। अब ये जो चीज़ें हैं, इन सभी को एम्प्लॉय कब बोलेंगे? जब एक मिनिमम वेजेस इनके लिए फिक्स कर दी गई हो और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया हो, यानी कि ये हो सकते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट में आएंगे। अब एक चीज़ और है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो आर्मर्ड फोर्सेस वाले हैं वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं? तो वो नहीं आएंगे इस एक्ट में। तो अपन देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, अब देखते हैं एम्प्लॉय तो अपन ने देख लिया 2I में। अब जो एम्प्लॉयर वो होता है जो किसी को काम देता है, यानी कि ये जो है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये जो है एक कंपनी का मालिक है, ठीक है, इसको बंदा चाहिए काम करने के लिए, तो इसने बी को काम पे रखा, तो ए यहाँ पे एम्प्लॉयर हो गया और बी यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया। हिंदी में इसको नियोजक बोलेंगे ए को, और बी को बोलेंगे सॉरी ए को बोलेंगे नियोजन और बी को बोलेंगे नियोजक। तो इस तरह से ये अब यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयर है। अब एम्प्लॉयर कौन है इसमें, किस सेक्शन में आएगा? वो आएगा 2E में। अब 2E आप कैसे याद रखोगे यहाँ पे कि दोनों, मैंने आपको बताया कि था दो तो आएंगे ही आएंगे, ये कि दोनों भाई हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब जो ई है, ई कैसे आया? ई ऐसे आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों ने मिनिमम वेजेस एक्ट बना दिया। इन्होंने कहा कि जो भी एम्प्लॉयर होगा वो इस एक्ट को फॉलो करेगा, यानी कि इस एक्ट को, मिनिमम वेजेस एक्ट को, तो मिनिमम वेज एक्ट को फॉलो करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी थे, ये दोनों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। अब सी जो था वो, उसने नई कंपनी खोली, अब ये गया इन दोनों के पास में, ये बोला मुझे कंपनी खोलनी है और मैं मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करूँगा। अब लागू तो करूँगा, ठीक है, बोला ठीक है भाई, लागू तो करना ही पड़ेगा तेरे को। तो बोला ठीक है, तो मैं किस सेक्शन के अंतर्गत मैं लागू करूँ, तो वो चीज़ आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सेक्शन हम बता देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी कि हमारा जो सिंबल है वो 2 वाला वो उसमें रहेगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल रहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सी ने कहा। तो बोला ठीक है सर, मेरी भी एक शर्त है, फिर अगर आपका सिंबल रहेगा तो मैं ई पोर्टल पे, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसमें भी मैं अपना नाम दिखाना चाहता हूँ, यानी कि उस पर भी मेरा टैग होना चाहिए साइट पे, आपके साइट पे, ताकि मैं मिनिमम, ताकि लोगों को पता रहे मैं मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो करता हूँ। तो बोला ठीक है, आपका भी शर्त हमें मंजूर है। तो इस तरह से ये एक सेक्शन बन गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, 2E में, एम्प्लॉयर 2E में आएगा। फिर इसमें क्या अब एम्प्लॉयर में अपन देखते हैं क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। अब एक होता है डायरेक्ट हायर, एक होता है इनडायरेक्ट हायर। डायरेक्ट हायर का मतलब है आप, जो कंपनी है वो सीधा एम्प्लॉय को हायर कर लेती है, यानी कि ऑन रोल लेती है, तो सीधी उसने भर्ती की। इनडायरेक्ट है, यानी कि उसने किसी एजेंट के थ्रू भर्ती करवाया या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू उसने भर्ती करवाया हो। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे अभी जो बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस होती है। तो कंसल्टेंसी सर्विस का क्या काम होता है, वो बंदों को मैसेज करती है, ईमेल करती है, अपने पंपलेट वगैरह छपवाती है, मार्केटिंग करवाती है,
तो उसके पास जो बंदे आते हैं उन बंदों को वो कंपनी में भेज देती है और उसके बदले वो कुछ पैसे लेती है कंपनी से, न कि वो उन बंदों से। तो कंपनी उसे कुछ मतलब कि जो एक नॉमिनल फ़ी है वो उसे पे कर देती है कंपनी उसे, और कंपनी को बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता, यानी कि उसका जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का और हायरिंग का, इंटरव्यूज़ का, वो सारा पैसा उसका बच गया और टाइम भी बच गया मेनली। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली भी हायर करती है। लेकिन एक बात बता दूँ, भले ही उसको इनडायरेक्टली हायर किया हो या फिर डायरेक्टली हायर, तो उसमें तो लागू ही है, किया हो, इनडायरेक्टली भी हायर किया है तो उसे मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ये उस पर लागू होगा ही होगा। दूसरा यहाँ पे है कि जो फैक्ट्री एक्ट लागू होगा वहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होगा, यानी कि फैक्ट्री एक्ट जो है वो सभी लॉज को लेप्स कर देता है, उसमें वो काफ़ी लॉ को एक साथ कवर करता है, तो वो भी अपन आगे देखेंगे। अब जो है इसमें क्या है, ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो है वो है 2G में है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अब शेड्यूल एम्प्लॉय 2C में कैसे है वो अपन देखते हैं। अब इसमें दो पोस्ट हैं, दो आती हैं शेड्यूल में, एक तो आती है पार्ट 1 जॉब और एक आती है पार्ट 2 जॉब। पार्ट 2 में तो आती है ओनली एग्रीकल्चर और पार्ट 1 में आती है 12 जॉब्स। तो आपको पूछा जा सकता है कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कितने, मतलब कि सेक्शन भी उसका पूछा जा सकता है, 2G में है, लेकिन उसमें कोई कितने पार्ट हैं और फर्स्ट पार्ट में कौन सी कितनी जॉब हैं और सेकंड पार्ट में किस फील्ड को उसमें दर्शाया गया है या फिर शो किया है या फिर उसको बताया गया है। तो पार्ट फर्स्ट में है वो 12 सर्विसेज आती हैं, उसकी आपको लिस्ट नहीं पूछेगा कि वो 12 सर्विसेज कौन सी हैं, और सेकंड पार्ट में ओनली एग्रीकल्चर आता है। अब इसका सेक्शन पूछे आपको वो 2G होगा, ठीक है। फिर जो इसमें है कि वेजेज सैंक्शन, यानी कि जो मजदूरी है वो कौन से सेक्शन में आती है। तो मजदूरी जो है वो आती है 2H में, यानी कि G हो गया, G के बाद में H। अब H को आप किस तरह से याद रखोगे कि जो मजदूरी है वो आपको या तो मिलती है घंटों पे या फिर मिलती है डेज पे या मंथ पे या फिर पीस पे, ऐसी मिलती है। तो मेनली अपन जो मजदूरी मिलती है वो घंटों पे मिलती है। किसी कंपनी में आप काम करते हो तो 8 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा की आपकी जॉब रहती है, तो मजदूरी है। 2 को तो मैंने आपका बताया था कि 2 तो आएगा ही आएगा, दोनों भाई है। अब मजदूरी आपको घंटों पे मिलती है तो हॉर्स, इस तरह से अपन ये टाइम का सिंबल H है तो H से अपन इसको प्रदर्शित करेंगे, तो वेजेज आ गया 2H में। तो इस तरह से अपन याद रखेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो रेमुनरेशन है वो एक्सपेक्ट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ये किया गया। और HRA जो है, HRA को अपन पहले, इससे पहले जो एक रूल था वेजेज एक्ट, तो उसमें भी HRA को शामिल नहीं किया था, लेकिन इसमें अपन HRA को शामिल करेंगे। HRA आपकी सैलरी में इंक्लूड होगा। इसके बाद में जो सर्विसेज हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज डिसाइड की हैं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका जो पेंशन फंड है, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको दिया गया है, ग्रेजुएटी आपको दिया गया है, या फिर कोई स्पेशल एक्सपेंसेस आप पे किया गया है, तो ये चीज़ें आपके सैलरी में शामिल नहीं होंगी। इन चीज़ को आप ध्यान रखोगे। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी सैलरी में मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत सैलरी में HRA को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको शामिल करना है उसमें। बाकी अगर आपको बोल दे कि गवर्नमेंट ने ये सर्विसेज डिसाइड की हैं जो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होंगी, तो क्या ये सर्विसेज इन फ्यूचर आपकी सैलरी में ऐड होंगी या नहीं होंगी, तो वो पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका पेंशन फंड के लिए पूछ ला, तो पेंशन फंड आपका सैलरी में नहीं माना जाता, वो आपको बाद में मिलता है। आपका ट्रेवलिंग अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको सैलरी में इंक्लूड नहीं हो जाता,
क्योंकि वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो एक्स्ट्रा आप उसका पे ले सकते हो, या फिर कई बार कंपनी पेटी केस भी देती है अलग से उसके लिए, खर्चे के लिए ग्रेजुएटी आपको अलग से मिलती है। स्पेशली जो आपके आपके ऊपर कोई एक्सपेंसेस किया है तो वो भी आपका सैलरी में नहीं आएगा। इसके बाद में है कि रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। अब इसका जो रिवाइज इसको कैसे करेंगे, ये जो रूल है हर 5 साल में चेंज होता रहता है। तो चेंज होगा तो वो सेक्शन 3(i)(b) में होगा, हैव टू बी रिवाइज 5 ईयर, यानी कि 5 साल के अंदर आपको ये रूल चेंज करना होगा। इसमें कुछ चेंजमेंट आते रहते हैं, तो वो बदलाव आपको करने पड़ेंगे हर 5 साल में। अगर आप 5 साल से पहले भी कर सकते हो, लेकिन 5 साल में तो आपको करने ही होंगे। अब इसको आप याद कैसे करोगे, 3(i)(b). अब हुआ क्या, दो तो भाई हो गए, ठीक है, एक इन्होंने एम्प्लॉय हायर किया था, 3 हो गए, तो थ्री आ गया अपना 1, यानी कि जो बड़ा भाई था उसका सिंबल आ गया, बी यानी भाई, यानी कि 3 हो गए। तीनों में तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आ गई, प्लस एक एम्प्लॉयर आ गया, 3। अब बड़ा भाई था तो उसने बोला कि मेरा सिंबल रहना चाहिए साथ में, तो तेरा तो आ भी गया, अब तेरी ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाले को उसने बोला तो इसमें मेरा सिंबल रख देता हूँ मैं, तो 3(1) और बी, सॉरी आई नहीं है, ये 3(1)(b) है ये, ठीक है। तो हर 5 साल में ये चेंज होगा। अब देखते हैं कि मिनिमम वेजेज है वो फिक्स कैसे होती है, उसको फिक्स भी करना होता है, ठीक है। अब 3 तो हो ही गए थे। मिनिमम वेजेज है वो सेक्शन 3 और सब सेक्शन 2 में है, यानी कि 3(2) में है। अब ये कैसे है वो अपन देखते हैं अभी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो तो थे ही, एक बाहर से एम्प्लॉय उन्होंने हायर किया था तो 3 हो गए, या फिर एम्प्लॉय की जगह आप यूँ मान लो कि जो एम्प्लॉयर था वो तीसरा आ गया था उनके पास, काम करने के, सॉरी कंपनी खोली थी उसने, तो वो 3 हो गए थे, 3 हो गए। अब उन्होंने क्या कहा कि अपन 3 तो हो गए, लेकिन मिनिमम वेजेज फिक्स करेंगे तो बाहर वालों को भी पूछना होगा, भाई अपना अकेला का काम तो है नहीं, बाहर में जो इंडस्ट्रियल है लोगों के साथ भी काम करना है अपन को, तो बाहर से भी अपन 2 लोगों को और बुला लेते हैं। तो उन्होंने 2 लोगों को और बुला लिया, तो ये आ गया 3(2) में। अब इसका जो था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसे वो फिक्स करेगी। अब वो कैसे करेगी, वो फिक्स ये रेट, एक होता है मिनिमम टाइम रेट, यानी कि मिनिमम समय के लिए आपने, यानी कि कितना समय है, इतने समय के लिए आप काम करोगे तो इतना रुपया प्रति घंटा मैं आपको दूंगा, यानी कि 100 रुपया प्रति घंटा आपको दूंगा, भले आपसे मैं 4 घंटे काम करवाऊँ, 5 घंटे काम करूँ। दूसरा इसमें पीस ऑफ वर्क, यानी कि आप जो भी पीस बनाएंगे, जैसे जूतों का पीस बना रहे हो आप, घड़ी का चेन का पीस बना रहे हो एक आप, या फिर कोई बर्तन का पीस बना रहे हो, या फिर किसी गाड़ी का पार्ट का कोई पीस बना रहे हो, तो पीस भी आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि पर पीस आपको 5 रुपया मिलेगा। या फिर कोई कपड़े का कोई जैसे पैंट वगैरह बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो आप, टॉप बना रहे हो आप, कोई छोटे बच्चे का कपड़ा बना रहे हो, तो पर पीस आपको पैसा मिलता है। दूसरा इसमें गारंटेड टाइम रेट। गारंटी टाइम रेट ये है कि आपको इतना रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, आप इतना टाइम अगर काम करते हो तो आपको इतना रुपया तो डेफिनेटली मिलेगा। फिर इसमें ओवर टाइम यानी कि आपका टाइम जो 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद में अब अगर आप काम करते हो तो उसका पैसा आपको डबल मिलेगा, यानी कि 8 घंटे में आप काम करते हो आपको 100 रुपया घंटे का मिल रहा है। तो अगर आप 12 घंटे काम किया तो 4 घंटा आपका एक्स्ट्रा हुआ, तो 4 घंटे का आपको 200 रुपया मिलेगा। तो ये इस तरह से वेजेस फिक्स की गई है 3(2) में।
आपको दिखा देता हूँ, 3.2 में है ये। फिर क्या इसमें क्या था कि जो हाँ, ये तो अपना टाइम हो गया, सॉरी, इसका जो वेजेज है वो फिक्स कर दी अपन ने। अब फिक्स कर दी तो फिक्स का भी उसमें प्रोसेस है कि फिक्स तो आपने कर दी भाई कि, लेकिन किस आधार पे उसको फिक्स किया है वो भी तो हमें बताओ ना। तो उसमें लिखा है कि टाइप है, टाइप फर्स्ट जॉब है, टाइप सेकंड जॉब है। डिफरेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, दो टाइप की जॉब हो सकती है। अब उसमें है एक डिफरेंट, डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन यानी कि आपको आउटसाइड कहीं भेज दिया गया है, कोई किसी गांव में भेज दिया है, यानी एकदम ही लोकल एरिया है, तो वहाँ पे आप उसके लिए बोल सकते हो कि मुझे इतना पैसा यहाँ पे फिक्स चाहिए तो चाहिए। दूसरा है इसमें कि डिफरेंट क्लास ऑफ एम्प्लॉय इन वर्क, यानी कि सेम फील्ड है और लेकिन आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो काम सेम है लेकिन अलग अलग है, यानी कि क्लास ऑफ एम्प्लॉय। एक तो फर्स्ट क्लास का एम्प्लॉय है, एक सेकंड क्लास का एम्प्लॉय है। जैसे फाइनेंस सेक्टर है, फैक्ट्रीज है, उसमें अलग अलग होते हैं। फिर एडल्ट है, चिल्ड्रन है और अप्रेंटिस है, ये सब काम करते हैं। तो इन चीज़ों के ये फिक्स करते हैं, इन इन चीज़ों में ये फिक्स होएगी। अब ये फिक्स का सेक्शन जो है वो है सेक्शन 3(3). अब 3(3) आपने कैसे याद रखना है सेक्शन 3 को। इसमें है कि दो तो भाई थे पहले से, प्लस में एक जो एम्प्लॉयर आ गया था, 3 हो गया, 3 तो हो गया। अब बाहर से जो बुलाया था उसने 2 आदमियों को, तो 2 को तो बुला लिया, तो उसने बोला कि 2 से काम नहीं चल रहा भाई, अपन को एक और को बुलाना पड़ेगा। ये दोनों हैं वो सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इन दोनों का डिसीजन वो करेगा। तो फिर वो आ गया 3(3) में। तो इस तरह से अपन इसका सेक्शन याद कर सकते हैं कि फिक्स कैसे करते हैं। क्लास हो गया उसका, एडल्ट हो गया, अप्रेंटिस हो गया, डिफरेंट लोकेशंस हो गया, टाइप्स ऑफ जॉब्स हो गई। तो मिनिमम वेजेज है उसका, एक तो घंटे पे होता है, एक डे पे होता है, ठीक है, एक मंथली भी होता है, एक होता है लार्जेस्ट पैराडाइज, यानी कि अलग से उसका कुछ अलग से बड़ी जॉब हो, अलग से उसे काम करना हो, उसे 20 घंटे का काम दिया हुआ हो, 30 घंटे का काम दिया हो, लेकिन उससे 10 या 15 घंटे वो काम करता है। फिर है अगला, इसमें इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या रहेगा, वो प्रोसेस इसका सेक्शन 5 में, यानी कि वो किस तरह से मिनिमम वेजेस को अपन प्रोसेस करेंगे फिक्स करने के लिए। तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कमेटी बेस्ड मेथड, एक होता है नोटिफिकेशन मेथड। कमेटी मेथड जो है वो 5(1)(a) में है। कमेटी मेथड में क्या होता है कि 1/3 मेंबर होता है इंडिपेंडेंट मेंबर, यानी कि जनता से चुने जाते हैं। वहाँ से जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ लोग बुला लिए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ के हैं, कंपनीज़ के हैं, उनको बुला लिया जाता है। फिर जो है अपॉइंटमेंटेड बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये इसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, हर 3 में, यानी कि वो डेट दे देते हैं। अगर कोई भी डेट नहीं दिया तो 3 महीने में उनको वो रेट फिक्स करनी ही करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये मेथड है। दूसरा ये है इसमें कि नोटिफिकेशन मेथड है। नोटिफिकेशन में क्या करते हैं कि जो 5(1)(h) में, कमेटी मेथड तो 1(a) में था, ये 1(h) में है। इसमें क्या होता है, जो नियोजक और नियोजन, वो उनसे गवर्नमेंट पूछती है, फिर एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाती है और उसे वो रेटें सारी सेंड कर देती थी है कि ये रेट लो, अब हमने ये डिसाइड किया है, इन रेटों में से आपको डिसाइड करना है। तो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, वो उसको फिक्स कर देता है कि इस रेट में ये होगा। अब एडवाइजरी बोर्ड जो है वो किस में आएगा,
कॉन्स्टिट्यूशंस अंडर सेक्शन 7 में, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड जो है गवर्नमेंट ने बनाया है वो सेक्शन 7 में आएगा। अब उसको जो कोऑर्डिनेट करेगा वो कौन करेगा? कमिश्नर एंड सब कमिश्नर, ये उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और 1/3 जो मेंबर लिए गए थे वो। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक अपनी अलग से एक एडवाइजरी बोर्ड रखती है, तो वो सेक्शन 8 में आएगा। और ये अप्रोप्रिएट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। फिक्स ऑफ मिनिमम वेजेस मैटर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड है वो क्या देखेगी? मिनिमम वेजेस एक्ट को कंट्रोल करती है स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये आती है सेक्शन 8 में। अदर मैटर्स अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी मिनिमम वेजेस के अंदर जो आते हैं, जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयर है और 1/3 मेंबर इंडिपेंडेंट है। अब मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो है कैश और काइंड, यानी कि एक होता है कैश में अपन उसको पे करना होता है, एक होता है काइंड में है। ये जो ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम वेजेस है उसके जो भुगतान है वो सेक्शन 11 में है। अब काइंड का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे किसी मजदूर से आपने काम करवाया है तो उसका पैसा आपको कैश में ही भुगतान करना पड़ेगा। कैश में आप कर रहे हो, बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन काइंड में आता है जैसे आपने काम करवाया तो उसके बदले उसे कोई वस्तु दे दी, कोई अनाज दे दिया उसे, या फिर और कोई अन्य वस्तु दे दी। लेकिन अपने वस्तु तो दे दी, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो उसकी मजदूरी उसने जितनी की है उसके बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 500 का काम करवाया है और 200 रुपये की उसे चीज़ दे दी, ऐसा नहीं करना है। तो उसका मतलब है काइंड का जितना उसका मजदूरी बन रहा है उतने रुपए की उसे वस्तु देनी है। पेड ऑफ इन काइंड देन कैश। और बेसिनेशंस ऑफ कॉन्स कैश रेट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ने उसके ऑथोराइज की है वो उसकी रेट वो अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको अगर लेबर लॉ से यानी कि APFC की और भी क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, वरना ऐसा मज़ा नहीं आएगा काम करने का। आप बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, एक एक जो है मेन पॉइंट्स आपके लिए छाटता हूँ, फिर वो लिखता भी हूँ। अगर आपको ये PDF नोट्स भी चाहिए तो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ऐसे ही मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लासें आपके लिए बेनिफिट्स हैं, और आई होप ये बेनिफिट्स भी आपको इतनी शॉर्ट्स नोट्स में कोई नहीं देगा, ये इतनी चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से समझा भी रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और UPSC के लिए भी मैं प्रिपरेशन करवाना अभी स्टार्ट करूँगा, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।